हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू अवर अकेडमी। और चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ एक रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बीच का, इलेक्ट्रिक करंट के बीच का। देखिए, इसमें जो हमारे पैरामीटर्स यूज होंगे, एक तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, एक करंट है और एक रेजिस्टेंस है। एक नया टॉपिक जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इन तीनों के बारे में अभी यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो कंडक्टर है उनके दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस तरीके से कंडक्टर है हमारे पास। अब यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमें पता है कि एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, दैट इज हाई पोटेंशियल एंड दैट इज लो पोटेंशियल, ठीक है। हाई और लो पोटेंशियल का यहाँ पे दिक्कत है। अब क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारे प्रोटॉन्स फ्लो करेंगे, दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है, इसके बारे में नहीं समझना उस चीज़ को। ओम्स लॉ ये कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम जितना बढ़ाएंगे, इस कंडक्टर में करंट भी उतना ही फ्लो करेगा। दैट मीन्स V is directly proportional to I. V what? Potential difference. The potential difference across ends of the conductor is directly proportional to the electric current. देखिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है? मूवमेंट, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स देता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, प्रोटॉन्स मूव करते हैं। डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मूवमेंट होगी, उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। मोर पोटेंशियल डिफरेंस, मोर फ्लो ऑफ चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी विल बिल्ड इन दैट कंडक्टर। So B directly proportional to I, so V is equals to I and there is a constant term R, so R is what, अब इसको डिस्कस करते हैं। So V upon में I is equals to constant, ठीक है। So constant जो होता है हमारा वो R होता है, और V upon में I is equals to R। जैसे फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। कांस्टेंट होता है हमारा R की वैल्यू, और R जो होता है, R इज अ रेजिस्टेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ अपोजिंग प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, चार्ज के मूवमेंट्स को अपोज करने का काम करता है। सो बेसिकली R के बारे में डिस्कस करते हैं बाद में, एक बार पहले समझते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मैं रिपीट करता हूँ। ओम्स लॉ इज व्हाट? According to Ohm's law, the electric current flowing in any conductor, electric current flowing in any conductor, electric current is flowing in any conductor directly proportional to the potential difference across ends of the conductor. इन दोनों कंडक्टर के एंड पे कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, that is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे तीन तरीके से होती है। क्या होता है कि एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सपोज करिए कि अगर V है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I दे रखा है, दैट मीन्स कि जितनी वैल्यू मैं V की इंक्रीज करूंगा, उतनी ही वैल्यू I की भी इंक्रीज हो जाएगी।
प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि v की जितनी वैल्यू इंक्रीज करूंगा i की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी होगी हमें पता नहीं है, रेशियो पता नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, सो उसमें क्या होता है v इज इक्वल्स टू आई आर, सॉरी v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। सो बेसिकली r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v अपॉन में i। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i और r एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो i की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, r की वैल्यू कम करेंगे तो i की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट होता है। अब इसको देख लीजिए। सो ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको समझते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ओम्स लॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे डाटा लेता हूँ, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। सो ये वी आई का अगर मैं ग्राफ फॉर्म करूँ तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी कभी दो चीज़ें आपस में, दो पैरामीटर्स आपस में डिपेंडेंट और जिस पे जो डिपेंड करता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ उनका हमेशा ओरिजिन से पास होता है। देखिए कैसे, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, 2, 2.5 लाइक दैट। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैं क्या ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरा i हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे v ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे i लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 है, i ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे ये पॉइंट, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। सो फाइनली ये जो आपस में पॉइंट देखिए सारे के सारे एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमारा ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से ओम्स लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन फॉर्म, और इस तरीके से होता है। देखिए क्या होता है, ओम्स लॉ रिलेशन को रिप्रेजेंट तो करता ही है, साथ साथ ओम्स लॉ एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बेस पे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव किया गया है यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सो बेसिकली इज अ बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप ऐसा कह सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लॉ, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए ओम्स लॉ इतना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके का होता है, देखिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को हम कैपिटल लेटर R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या होता है रेजिस्टेंस? इट इज़ अ अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की अपोजिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर ऐसा कह लो ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर हिंड्रेंस, कुछ भी प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टेंस। जो कि मेन इसका एक ही काम होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, करंट को अपोज करना। बेसिकली ये कोई भी कंडक्टर है, कोई भी एक डिवाइस है, बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं, हीटअप हो जाता है। सो वो हीटअप क्यों होता है? बिकॉज ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी तो कंडक्टर हीटअप होगा, डिवाइस विल ऑल्सो हीटअप। तो इस तरीके से क्या होता है, चीज़ें होती हैं। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज ओम, ठीक है, और सिंबल इसका इस तरीके से होता है, ठीक है। ओम जो होता है, रेजिस्टेंस हमारा दो तरीके का होता है। वैसे तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू की होती है और एक रियोस्टेट होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। इसका सिंबल होता है, सिंबल जो होता है हमारा इसका वो क्या होता है, दैट इज देख सकते हैं
ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस को सिंबल के सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे इसका अगर फॉर्मूला देखें तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। ये I के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो I की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज़ करते हैं तो I की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल अगर देना चाहूँ मैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि फ़ैन होते हैं, उसके अंदर एक होता है क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर को आप ऐसे ट्विस्ट करते हो तो स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है ना उसकी, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होता है जो कि इसकी रेजिस्टेंस बार बार वेरी करती है, और इंक्रीज़ करने पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा कुछ कंसेप्ट समझ लो आप एग्जाम्पल के लिए। सो रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस जो होता है हमारा ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है एक बार उसको समझते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं और जिन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। दैट इज़ पहला फैक्टर जो हमारा है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ जो होती है उस पे हमारा फैक्टर, उस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। देखिए क्या होता है कि सपोज करिए एक कंडक्टर है इस तरीके से, इसकी लेंथ L है, और एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, थोड़ा सा सही से करते इसको, जिसकी लेंथ 2L है। अब देखिए इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, डबल है, तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जैसे सिंपल कंसेप्ट, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर इसकी लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस करेगा, कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसके अंदर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो डेट विल प्रोड्यूस मोर डिस्टर्बेंस, और ये ज़्यादा रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो लेंथ इंक्रीज करते हैं, और लेंथ जो होती है जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। पहला फैक्टर हो गया। देखिए दूसरा फैक्टर क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो हमारा सेकेंड जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज करिए हमारे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A है, एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पे 2A है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, कम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी कंडक्टर के अंदर, और इजीली हमारा करंट फ्लो कर पाएगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, थिकनेस भी कह सकते हैं इसको, थिकनेस जो होती है हमारी, तो ये दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा जो होता है हमारा डेट इज मटेरियल, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, और चौथा जो होता है डेट इज टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर इज अ फोर्थ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, देखिए इसका थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएंगे तो ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी कंडक्टर को हम हीट करेंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तेज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और फास्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा मूव करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे। सो इस तरीके से इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर विल लीड्स टू द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए अगर इन दोनों को हम आपस में मिला दें, दोनों कंडक्टर को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R जो हमारा हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन में A। अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो रो डेट इज इक्वल्स टू L अपॉन में A, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी होता है। सो बेसिकली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, रो डेट इज इक्वल्स टू RA अपॉन में L।
दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है इज इक्वल्स टू ओम मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट इज ओम मीटर। सो हियर वी डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी एंड द ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कुछ डाउट होगा, कुछ टॉपिक्स में क्लियर नहीं हो पाया होगा आप लोगों को, सो कमेंट करिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, दूसरे में शेयर करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।